नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। आज वो दिन है जिसका इंतजार सभी भारतीय बहुत बेसब्री से करते हैं। जी हां, बजट का दिन, आम बजट का दिन। लेकिन इस बजट के आगे भले ही आम लगा हो, पर होता बेहद खास है, क्योंकि इसका फर्क आपकी जेब पर कितना पड़ रहा है, आपकी दिनचर्या पर कितना पड़ रहा है, इससे पता चलता है। तो बजट की बात करेंगे। बड़ी अपडेट सबसे पहले रूबरू करा दे आपको। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज संसद में पेश होगा केंद्रीय बजट। आज संसद में पेश होने जा रहा है केंद्रीय बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश कर रही है। तो बजट पेश करने की तैयारी और बजट पेश कर रही है ही माना जाएगा, क्योंकि अब ये प्रक्रिया लगभग शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति से परमिशन लेना, कर्तव्य भवन से निकलना और फिर उसके बाद हलवा सेरेमनी, तमाम जो चीजें। इतिहास में पहली बार रविवार को बजट पेश होगा। निर्मला सीतारमण का रिकॉर्ड 9वां केंद्रीय बजट है। ये सुबह 11 बजे बजट का पिटारा खुलने वाला है, यानी कि अब से बस कुछ ही मिनटों का, कुछ ही घंटों का इंतजार बाकी। इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों के लिए भी बड़ी घोषणाओं की उम्मीद है। डिफेंस बजट के लिए भी खुल सकता है पिटारा। दोपहर 2:30 बजे वित्त मंत्री की बड़ी प्रेस वार्ता भी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज केंद्रीय बजट पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण लगातार 9वां बजट पेश कर रही हैं। देश के संसदीय इतिहास में एक नया रिकॉर्ड दर्ज करने वाली है। ये बजट संसद में सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। और इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं। रोजगार की चुनौती और वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच इस बार बजट से मिडिल क्लास को टैक्स में राहत मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर में रिकॉर्ड निवेश हो सकता है। किसानों और एमएसएमई के लिए सपोर्ट और ग्रीन एनर्जी को नई रफ्तार जैसी बड़ी घोषणाओं की उम्मीद जताई जा रही है। इंडस्ट्री को भी जीएसटी में राहत मिलने की कुछ खास उम्मीदें हैं। आम आदमी को भी इससे काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि सरकार इस बजट में विकास और वित्तीय स्थिरता के बीच संतुलन, यानी कि बैलेंस बनाने की कोशिश कर सकती है। सरकार डिफेंस बजट के लिए पिटारा खोल सकती है, जिससे डिफेंस स्टॉक्स में तेजी आ सकती है। बजट 2026 से उम्मीद है कि इनकम टैक्स सुधारों का सिलसिला जारी रहेगा। तो आज का दिन बेहद खास है। देखिए, वित्त मंत्रालय पहुंच चुकी हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और इस बीच उनकी जो साड़ी है वो तमिलनाडु का इशारा करती हुई। देखिए, साड़ी का और बजट का बहुत गहरा कनेक्शन है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कर्तव्य भवन की तस्वीरें। और खास बात ये भी समझ लीजिए, कर्तव्य भवन अभी नया बन करके तैयार हुआ है, जहां पर वित्त मंत्रालय को शिफ्ट किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ में पंकज चौधरी मौजूद। मौजूदा समय में प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, और साथ में वित्तीय राज्य मंत्री भी, और निर्मला सीतारमण की पूरी टीम। खास बात यह भी है इस बार के बजट में कि ये जो बजट है, बजट के जो दस्तावेज हैं वो आपको एप्लीकेशन पर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो केरला और तमिलनाडु दोनों राज्यों को फोकस करते हुए बजट रह सकता है। इस बात की उम्मीद निर्मला सीतारमण की साड़ी कर रही है। तो कैसे निर्मला सीतारमण की साड़ी और बजट का कनेक्शन है, वो भी मैं आपको जब डिस्कशन स्टार्ट होगा तो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन की तरफ जाती हुई निर्मला सीतारमण का काफिला, वित्त मंत्री देश की, और इस बीच ये जो मूवमेंट है बेहद खास है। परमिशन लेते हैं
वित्त मंत्री राष्ट्रपति से बजट पेश करने की, तो परमिशन के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन अब निकल चुकी हैं। फिर वहां पर राष्ट्रपति निर्मला सीतारमण जो कि मौजूदा समय के अंदर वित्त मंत्री हैं, उनको दही चीनी खिलाएंगे, क्योंकि भारतीय समुदाय के अंदर, भारतीय संस्कृति के अंदर कोई भी हम जब अच्छा काम करने जा रहे होते हैं तो घर के जो बड़े होते हैं वो हमको कुछ ना कुछ मीठा खिला करके भेजते हैं, तो दही चीनी खिलाएंगे यहाँ पर। गुलाम अली खटाना क्या कुछ कह रहे हैं इस बीच, सुनिए। नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में देश चल रहा है और देश 11वें नंबर से तीसरी बड़ी ताकत की ओर बढ़ रहा है। और यहां 24/7 भारत की जनता ने मैंडेट दिया है, तो संडे और मंडे माने नहीं रखता है। देश की जनता के लिए 24/7 काम करना पड़ता है और वही मैंडेट का ऑनर है। जहां तक बजट का आपने पूछा, लोकप्रिय बजट है। निर्मला सीतारमण जी हमारी बड़ी तजर्बाकार और नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में तो चलिए, मेहमानों का पैनल हमारे साथ में मौजूद है। भूपेंद्र पाल कौशिक जी हैं, आप सीए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ में रितेंद्र माथुर जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। रितेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका भी। मनोज कुमार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ में ग्राउंड जीरो से मेरी सहयोगी स्तुति भी लगातार जुड़ी हुई है। सबसे पहले रुख स्तुति का करेंगे। स्तुति, आपके पास में आऊंगी। किस तरीके की तस्वीरें, कितना उत्साह आज सड़कों पर तैरता हुआ नजर आ रहा है? हालांकि आज जो स्टॉक मार्केट है वो थोड़ा सा लूज नजर आएगा और इसमें जो बूम है वो बजट जैसे जैसे पढ़ा जाएगा वो आता हुआ नजर आएगा, लेकिन सड़कें क्या हाल बयां कर रही हैं आज, स्तुति? सड़कें तो एकदम सुनसान है, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि बजट जो है वो वीकेंड यानी कि संडे को पेश हो रहा है, क्योंकि ये हमारा 2017 से 1 फरवरी को ही बजट पेश होता आ रहा है। लेकिन आम जनता को भी बजट से काफी उम्मीद है। अगर महंगाई की बात करें तो आम जनता को लग रहा है कि महंगाई को लेकर क्या होगा। वहीं अगर व्यापारी वर्ग की बात करें तो उनको टैक्स को लेकर भी ये उम्मीद है कि टैक्स को किस तरह सरल बनाया जाएगा, किस तरह से रिफॉर्म के देंगे। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी ने जब अपना भाषण दिया था तो भी उन्होंने कहा था कि इस बार का जो बजट होगा वो बहुत सरल और लोकप्रिय बजट होगा, क्योंकि इस बार जनता के लिए भी महंगाई के मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा। और रिफॉर्म की बात की थी, यानी कि रिफॉर्म की बात है कि जो बेरोजगारी का मुद्दा जो लगातार उठाया जा रहा है उसको लेकर भी बजट में कोई प्रावधान किया जा सकता है कि कैसे स्किल डेवलपमेंट पर काम किया जाएगा, किस तरह से जो रोजगार है वो दिए जाएंगे, उनको कैसे क्रिएट किया जाएगा। यानी कि बजट को लेकर लोगों की उम्मीदें खूब नजर आ रही थी। अब बात करें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि वीकेंड के दिन जो है बजट पेश हो रहा है। सड़कों पर तो लोग नहीं कि छुट्टी का दिन है, लेकिन लोग अपने घरों में बैठ के भी उम्मीदें लगा रहे हैं कि इस बार का बजट जो है कैसे आएगा, क्योंकि आम जनता को भी है कि उनके लिए क्या होगा बजट में, महंगाई कम होगी नहीं होगी। वहीं अगर व्यापारी वर्ग की बात करें तो उनके लिए टैक्स को लेकर भी उनका है, और ये भी कहा जा रहा है कि टैक्स को जो है सरल बनाया जाएगा, इसमें कुछ छूट भी मिल सकती है, जिससे कि जो नौकरी वाले लोग हैं उनको भी इसमें छूट मिलती नजर आएगी। तमाम ऐसी चीज बताई गई सरकार की तरफ से कि इस बार का बजट जो है लोकप्रिय होगा। और निर्मला सीतारमण जी जो ऐसी वित्त मंत्री है जो अपना 9वां बजट जो है महिला के रूप में पेश करेंगी, और ये अंतरिम बजट भी होगा। बिल्कुल, चलिए स्तुति में आपका रुख वापस से करूंगी। आप बनी रहिए हमारे साथ में, हमारे सहयोगी आपको सूचित करेंगे जब आपकी आवश्यकता होगी। इस बीच आप थोड़ा सा रेस्ट मोड में जा सकती हैं। भूपेंद्र पाल जी, मैं आपके पास आऊंगी सर। सबसे पहले तो निर्मला सीतारमण की साड़ी को मैं डिकोड कर देती हूँ, बजट को आप कीजिएगा। देखिए, निर्मला सीतारमण ने यहाँ पर जो साड़ी पहनी है उसमें साउथ का टेक्सचर नजर आ रहा है। तमाम दर्शकों को बता देते हैं, तमिलनाडु का सिल्क है ये जो उन्होंने पहना हुआ है। और साफ तौर पर देखिए, अभी जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, मैं भूपेंद्र जी यहाँ पर मैं साड़ी का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जिन राज्यों में चुनाव होने वाले होते हैं जरूर उस राज्य की कोई ना कोई साड़ी डालती है निर्मला सीतारमण और उस राज्य को सौगात मिलती है। तमिलनाडु पर क्या फोकस रहने वाला है क्या बीजेपी का, क्या लगता है आपको भूपेंद्र जी? हाँ जी पूजा मैडम, गुड मॉर्निंग। देखिए, बजट जो आता है वो आता तो पूरे देश के लिए है जी, पर नॉर्मली क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी या रूलिंग पार्टी इसको पेश करती है तो नॉर्मल सी बात होती है कि जब इलेक्शन कहीं आएगा तो थोड़ा सा झुकाव का वहां होता है।
ताकि वो गवर्नमेंट अट्रैक्ट कर सके और अपना पॉलिटिकल एजेंडा इनडायरेक्टली उसको पेश कर सके, सेट कर सके तो जी। इसलिए ये, हाँ जी। भूपेंद्र जी, मैं आपसे ये समझना तो चाहती हूँ, अभी जिस तरीके से मदर ऑफ ऑल डील की बात की जा रही है, अभी रिसेंटली हाँ प्रधानमंत्री जी। नरेंद्र मोदी ने इंडिया और ईयू के बीच में ये जो डील हुई है, उस डील के मद्देनजर क्या कुछ रिफॉर्म्स, ट्रांसफॉर्म्स हमें इस बजट में देखने को मिले थे? क्योंकि कई जो पहलू हैं इस डील के अंदर आते हैं और उसमें भारत थोड़ा सा कंपैरेटिवली अदर देशों के, अदर कंट्रीज थोड़ा सा वीक है, वो देखने को हमें मिल सकता है क्या? देखिए नॉर्मली अभी क्या है, वर्ल्ड वाइड अगर हम देखा जाए तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज हैं, और उन अनसर्टेनिटीज में जो भी है, तो हमारे बजट को हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलना पड़ेगा। हमारे सामने कई समस्याएं हैं, जैसे आप कलेक्शन का लगा लो, और आपका अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगा दिया है, रुपये की वैल्यू कम होती जा रही है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने अपने कुछ एफर्ट करने होंगे इस बजट में, और वो जो बजट में एफर्ट्स करने होंगे उसके लिए गवर्नमेंट कर भी रही है। जैसे कि हमारे नए नए ट्रेड एग्रीमेंट्स बन रहे हैं, अगर ट्रेड एग्रीमेंट्स बनेंगे हमारे बिजनेस को ऊपर वो मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ भी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी, ये नहीं कि इस बजट में सिर्फ इस साल के लिए बजट बनाया जाए। तो अगर ऐसा कोई एफर्ट करेंगे तो जो हमारा वर्ल्ड लेवल पे ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज्यादा डाउन है, हम तरक्की कर रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी अच्छी तरक्की कर रही है, तो ये तरक्की होती रहेगी अगर हम ढंग से काम करेंगे। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग चलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काम करना होगा, और इंडिया में भी काम करना होगा, एग्रीकल्चर पे भी काम करना होगा। अगर हर सेक्टर को, हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अगर आगे लेके चलेंगे तो हमें इसमें काफी अच्छा बजट पेश कर सकती है गवर्नमेंट। बिल्कुल, मैं आ रही हूँ आपके पास, वापस लौटूंगी। रितेंद्र माथुर जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रितेंद्र जी, मुझे लगता है भूपेंद्र जी से मैंने साड़ी का क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ पूछ लिया, इसलिए मैंने उसको स्विच किया तुरंत, और मैं डील पर आई और उन्होंने इलैबोरेट करके उसकी जानकारी हमें दी। अब मैं साड़ी के क्वेश्चन पे वापस से आपके पास आ रही हूँ। मुझे लगता है आप सही व्यक्ति हैं। हम इलेक्शंस की बात करते हैं, हम राज्यों की बात करते हैं, हम सौगातों की बात करते हैं। ये बात तय है, बिहार में जब चुनाव होने थे तब उन्होंने मधुबनी प्रिंट पहना। उसके पहले तमिलनाडु की बात कर लीजिए, तमिलनाडु में जब इलेक्शंस होने थे तो वहां की जो सिल्क की साड़ी है वो उन्होंने कैरी करी। ओडिशा की साड़ी कैरी करी, इसी तरीके से बंगाल की काथा साड़ी उन्होंने कैरी करी। तो उनका जो अटायर है वो बहुत कुछ कहता है, और मोदी गवर्नमेंट का ये कहीं ना कहीं मैंने एनालाइज किया है सर, एक तरीका है लोगों को बताने का कि हम क्या कुछ लेकर के आ रहे, वो अपने प्रिंट्स छोड़ते हैं। सबसे पहले सबको सुप्रभात, शुभ रविवार। आज के दिन देश में पहली बार रविवार छुट्टी का दिन है, देश भर में, दुनिया भर में मनाया जाता है, और आज छुट्टी के दिन सब लोग बजट के देखने बैठे हैं। आप हम सब भी बैठे हुए हैं अपना दिन छुट्टी में से अलग हटा के, तो अच्छी चीज है। और दूसरा, एक जो प्रश्न आपने किया कि साड़ी के बारे में आप मुझसे प्रश्न कर रही हैं, ठीक है, चलिए अच्छी बात है, पर वैसे मैं भी कोई इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। पर एक चीज हमने देखी है कि एक जो कपड़े जो पहनते हैं भारत बीजेपी के नेता, वो हमेशा इस ढंग से पहनते हैं जैसा आपने गिनाया अभी, कि हर वो स्टेट जो सामने से रखा होता है उनके सामने चुनाव के समय, उसके लोगों को रिजेंबल करते हैं वो लोग, कि हम भी आपसे आपके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे पिछले बार जब बंगाल में चुनाव हुए थे तो नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ी दाढ़ी रख ली थी, और वो रविन्द्रनाथ टैगोर की दाढ़ी से मैच कर रही थी। इसी प्रकार साड़ी का जैसे आपने उदाहरण दिया कि उन्होंने अलग अलग प्रिंट्स की साड़ी पहनी, वैसे भी तमिलनाडु के अंदर महिलाएं साड़ियां पहनती हैं, और तो साड़ी पहनने का बड़ा अच्छा रिवाज है वहाँ पे। तमिल महिलाएं अगर आपके आसपास दिल्ली में या बम्बई में या कहीं भी किसी भी शहर में है, तो अच्छी साड़ियां पहनने का उनको एक शौक है, और उनके अच्छी साड़ियां उनको मिल जाती है पहनने के लिए। दूसरा, जैसे वहाँ पे कई प्रकार की साड़ियाँ, कांजीवरम है, ऐसे कई प्रकार के ब्रांड्स की साड़ियाँ हैं, वो पहनना वो लोग पसंद करती हैं और पहनती हैं। अब आज जो दिखाई दे रहा है कि खुद मैडम जो निर्मला सीतारमण जी हैं, ये तमिलनाडु से ही आती हैं, तो इस समय उनको इसके शौक को पूरा करने का अच्छा अवसर है, जिसका फायदा उठा रही हैं। और आने वाले समय में तमिलनाडु जो है चुनाव के लिए चुनाव में जाने वाला है। चुनाव में जब ये पूरा राज्य जाएगा तो उस समय वहाँ को ज्यादा रिजर्व किया जाएगा, और ये एक तरीके से है कि एक आने वाले टाइम में तमिलनाडु के लिए कोई अच्छी चीज आने वाली है, ये भी हम इसका संकेत मान सकते हैं। और दूसरी एक अच्छी चीज हो रही है कि सरकार कई ढंग से देख रही है वैश्विक दृष्टि से, भारतीय सभ्यता के अंदर जो संस्कृति में हमारी साड़ी जो है विश्वव्यापी है ये,
ये दुनिया की विश्व की महिलाओं को बहुत पसंद आती है, यहाँ का श्रृंगार पसंद ठीक है। आता है, तो रितेंद्र विदेशी महिलाएं जी, भी इसको रितेंद्र पसंद जी, करती हैं। अगर अब मैं आऊं मिडिल हाँ, क्लास की बात पर, मिडिल क्लास को वो कौन सी उम्मीद है जो वो अभी भी टकटकी लगाए देख रही है? क्योंकि अगर हम भारत के लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बात कर रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ अगर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, ये दो पहलू हैं। पहला कि भारत का वर्चस्व वैश्विक तौर पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं मिडिल क्लास की जेब की। मिडिल क्लास की जेब में आखिरकार क्या बचा, क्या रहा, और क्या देने वाली है सरकार? उसको उम्मीदें क्या हो सकती है सर? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जो सामान्य वर्ग है, हम भी सब सामान्य वर्ग से आते हैं, मिडिल क्लास इसको कहते हैं। तो मिडिल क्लास में एक सबसे बड़ी जो सामने चीज रहती है वो होती है आर्थिक समस्या, कि पैसा, महंगाई अगर बढ़ेगी तो हमें सबसे ज्यादा परेशानी हमारे वर्ग को ही होती है, जी। क्योंकि हम बस काम नहीं कर सकते, जो हम कर सकते हैं हम वही काम कर सकते हैं। हमारे सोर्सेस जो आमदनी के साथ संसाधन है वो सीमित संसाधन है। सीमित संसाधनों में हमें अपनी गृहस्थी भी चलानी है, शौक भी पूरे करने हैं, जरूरतें भी तो पूरी करनी है। जी। तो ऐसे में आम आदमी के सामने सबसे बड़ी चीज है महंगाई पे नियंत्रण। पहली चीज कि महंगाई बढ़नी नहीं चाहिए, और जो सारा उद्योग कारोबार है अगर वो चलता है तो निश्चित तौर पर सबके ऊपर उसका असर पड़ता है। अगर उद्योग धंधे अच्छे चल रहे हैं हमारे देश के तो आर्थिक स्थिति सामान्य होगी, लोग ठीक होकर आगे बढ़ेंगे। तो लोगों के सामने ध्यान देने की बात है वो यही है कि आर्थिक रूप से हमारी स्थिति ठीक रहे, जो है कि 100 रुपए अगर हमारे पास है तो 100 रुपए में हमारे कम से कम 25 रुपए तो बचे हैं, ऐसी कोशिश करेगा। अगर 20 रुपए बचा रहा है तो आदमी सोचेगा 25 रुपए बचाऊंगी। ये जो दिमाग में योजना है उसके, ये पूरी होती रहे। इस तरीके की कुछ आर्थिक अच्छी योजनाएं, कुछ मनी ग्रोथ जो है वो, उसके सामने ज्यादा पैसा, नौकरी पेशा अगर वर्ग है तो नौकरी से जो तनख्वाह मिल रही है उसके सीमित संसाधन है, उसके बाद उसकी जो सेविंग्स है उस पर उसको ठीक से रिटर्न मिले, उसमें कोई चीटिंग मार्केट न खड़ा हो, इसको रोकना बहुत जरूरी है। इस समय देश के सामने क्या है कि बहुत सारी मार्केटर, जब से इलेक्ट्रॉनिक दुनिया बनी है तब ये एप्स जो आ गए हैं बहुत सारे, तो ऐप में बड़ी चीटिंग होती है। फला ऐप बनाया, उसके साथ एडवर्टाइजमेंट फिक्स किया, एडवर्टाइजमेंट वाला पैसा आपका निकाल के ले जाता है। तो ये सब चीजों से चीटिंग वर्ल्ड से बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें आर्थिक रूप से लोगों की सुविधा मुहैया कराना, उनको धन प्राप्त कराना, और प्लस साथ में उनको चीटिंग से बचाना, क्योंकि ये शासन का ही काम है, ये आम आदमी तो इसमें हाथ डाल नहीं सकता। तो इन 2-3 चीजों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। महंगाई पे सरकार को पहले नियंत्रण रखना चाहिए। सरकार, मार्केट में क्या होता है कि 1 रुपए की चीज है उसको दलाल लोग 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए में बेचते हैं। ये जो अनावश्यक मनी जो ड्रेन हो रहा है हमारे देश का, जो एक ऐसे वर्ग के पास जाता है जो अनुपयोगी है समाज का, एक तरीके से आर्थिक रूप से उसका बोझ है हमारे समाज के ऊपर। तो जो पैसा गलत रास्ते से कमा रहे हैं उन पर सरकार को नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। दलाली को देश में खत्म करना चाहिए। दलाली मतलब उनको सीमित करा जाए कि भाई 1 रुपए की दलाली है तो उसमें 54 का दलाली हो, वो चलती है। पर आप सोचो कि 1 रुपए के अंदर 10 रुपए की दलाली हो तो वो नहीं, बिल्कुल चल नहीं जी। सकती। जी, मनोज जी जुड़े हुए। रितेंद्र जी, आ रही हूं मैं आपके पास। इस बीच पहले इस वक्त की बड़ी अपडेट तमाम दर्शकों तक साझा कर दूं मैं। राष्ट्रपति भवन पहुंच गई है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। थोड़ी देर में राष्ट्रपति से मुलाकात होगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। रिकॉर्ड 9वां केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। सुबह 11 बजे यानी कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद बजट पेश होगा। बजट का पिटारा खुलता हुआ नजर आएगा। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण का रिकॉर्ड 9वां केंद्रीय बजट है ये। सुबह 11 बजे बजट का पिटारा खुलने वाला है, और इस बीच राष्ट्रपति भवन पहुंच गई हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं। मनोज कुमार जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, अच्छे जानकार हैं अर्थ मामलों के। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं अलग अलग पहलुओं के, उसमें जो सबसे बड़ा पहलू मुझे लगता है वो पहलू ये है कि डिफेंस सेक्टर और एआई सेक्टर, इन दोनों सेक्टर्स में गवर्नमेंट का फोकस शायद रह सकता है। क्योंकि देखिए, बीते दिनों यूपी के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल के कई सारे प्लांट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश किए गए हैं, और भी कई जगहों पर आर्टिलरी फैक्ट्रीज और तमाम चीज़ें डाली गई हैं। तो उस सेक्टर में गवर्नमेंट क्या जो रिलायबिलिटी है और अपना क्रेडिट है वो स्कोर बढ़ा सकती है क्या, प्लस लोगों को क्या, व्यापारियों को प्रोत्साहित कर सकती है क्या? क्योंकि ये नो प्रॉफिट बिजनेस है, ये हम सभी जानते हैं, ये नो प्रॉफिट बिजनेस है। इसमें आपने आर्टिलरी बनाई, आपने एम्यूनेशंस बनाए, और वो या तो आप बाहर देशों में बेच सकते हो या तो वो हमारे देश में कंज्यूम हो जाए। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं होता है, आपके हथियारों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो आप फॉर श्योर लॉस में रहेंगे। तो ये नो प्रॉफिट नो गेन टाइप का बिजनेस है जब तक मार्केट एस्टैब्लिश नहीं होती।
तो गवर्नमेंट कैसे कोप अप करेगी तमाम व्यापारियों को, क्या उसका भी फोकस रह सकता है बजट में? गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है सभी इंडियंस के लिए और फॉरेनर्स के लिए भी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इंडियन बजट को इंडिया के इन्वेस्टर्स के साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टर भी जो है माइन्यूटली देखते हैं। जिस तरह से आपने डिफेंस की बात कही है कि डिफेंस में इन्वेस्टमेंट मुझे लग रहा है कि और करने की ज़रूरत है। जिस तरह से देखा ऑपरेशन सिंदूर में, और उसको लेकर के सरकार जो है कोशिश है कि इसको जो है मेड इन इंडिया को लेकर के सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है कि डिफेंस सेक्टर को जो है बूस्ट इंडिया में किया जाए, इंडिया के लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया जाए। इसमें भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एरिया में मुझे लग रहा है कि सरकार का ज़्यादा ध्यान रहेगा। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आपने कही, मुझे लग रहा है कि ये भी एक न्यू एरिया है जहाँ पे सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चाइना बहुत आगे बढ़ा हुआ है इसमें, और इसको किस तरह से यूटिलाइजेशन किया जाए और इसको जो है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड किस तरह से बनाया जाए, मुझे लग रहा है कि इस पे भी सरकार का ध्यान होगा। क्योंकि इसमें अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का स्कोप अगर इसमें बढ़ता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी अगर बढ़ेगा, तो मुझे लग रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत बड़ी बात होगी। इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी ट्रेडर्स हैं, लोकल हैं चाहे फॉरेनर हैं, उनके लिए क्या क्या और प्रोविजंस रखा जा सकता है, मुझे लग रहा है कि इस बजट में दिखेगा। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं अभी के समय में, क्योंकि अगर आप हमारा इकोनॉमी जो है फोर्थ लार्जेस्ट है, और चूंकि हम एक लीडिंग इकोनॉमी वर्ल्ड में आते हैं तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर का एक स्पेशल ध्यान होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। और जैसे इंडस्ट्रीज से अगर बात करते हैं तो उनका ये मानना है कि हमारे यहाँ जो है आईआईटीज हो, इसका भी जो है नंबर और बढ़ना चाहिए, लगभग 100 होना चाहिए। चाहे एम्स हो, इस एरिया में भी सरकार का ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, हेल्थ सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। ये जो है भारत के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे जो है मेडिकल हब बना सकते हैं। एक दौर था जब हम लोग बात करते थे कि फॉरेन लोग भी इंडिया में आते हैं, और चूंकि यहाँ पे सस्ता रेट पे जो है ट्रीटमेंट हो जाता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ अगर एम्स की संख्या अगर बढ़ती है, चाहे आईआईटीज का भी संख्या अगर हमारे यहाँ बढ़ता है, तो बाहर से लोग यहाँ अगर पढ़ने आते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत अचीवमेंट होगी। तो मुझे लग रहा है कि एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर में भी सबका ध्यान होगा। इससे साथ साथ जैसा कि आपने साड़ी की बात कही, मुझे लग रहा है कि तमिलनाडु में इलेक्शन है, और वेस्ट बंगाल, केरला, पांडिचेरी और असम, मुझे लग रहा है कि सरकार का ये भी ध्यान होगा कि जो 5 स्टेट्स में जो इलेक्शन होने वाला है उसको किस तरह से स्पेशल पैकेज के रूप में या कुछ इस तरह से व्यवस्था किया जाए ताकि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि जब दिल्ली में इलेक्शन था तो वहाँ पे जो स्लैब था इनकम टैक्स का, उसमें 12 लाख रुपया कर दिया गया था। इससे जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक सक्सेसफुली जो है वहाँ के वोटर्स को अट्रैक्ट कर किया गया था। उसी तरह से बिहार में भी हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे स्पेशल पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था, और साड़ी भी जो है वो बिहार मधुबनी की साड़ी पहनी थी। तो मुझे लग रहा है एक सिंबॉलिक भी है, संकेत जी, और दिया मैंने जा रहा फर्स्ट टाइम है। मुझे निर्मला लग रहा है सीतारमण को फर्स्ट टाइम मैंने मिथिला प्रिंट में देखा था, और वहीं से थोड़ा सा ये ट्रिगर हुआ कि भाई उनकी साड़ी डिकोड तो बहुत कुछ करती है। चलिए मैं वापस आऊंगी। देखिए भूपेंद्र जी, जिस सवाल के साथ शुरू किया था वापस से घूम फिर के साड़ी पर ही आ जाती हूँ मैं। देखिए भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आई और मुद्दा मेरा ये है, टैक्स पेयर्स पे मैं बातचीत करना आपसे चाहती हूँ। देखिए ये बात तय है कि जीएसटी कलेक्शन अच्छा हुआ देश को बीते सालों में, और जो उनके रिफॉर्म्स रहे वो कारगर हुए हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश के अंदर तादाद जो है टैक्स पेयर्स की उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए।
सरकार कैसे कोप अप करेगी? क्या इस स्लैब में हमें को थोड़े से चेंजेस नजर आ सकते हैं क्या, या नीड है उसकी या फिर नहीं है? क्योंकि पिछली बार जिस तरीके का रिलैक्सेशन दिया था, आप चाहें तो नए रिजीम में जो है पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहें तो पुराने रिजीम में पेमेंट कर सकते हैं, जिस तरीके का रिलैक्सेशन लोगों को देने की कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी टैक्स पेयर्स की तादाद जितनी बढ़नी चाहिए थी। तो क्या और नवाचार उस दिशा में हो सकते हैं? आपको क्या लगता है सर? देखिए मैडम, जो टैक्स कलेक्शन है वो गवर्नमेंट का इनकम का मेन सोर्स है। ये दो तरह से होता है, एक डायरेक्ट टैक्स का और एक इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में भी अगर हम देखा जाए तो जीएसटी जो कलेक्शन है वो बढ़ा है, बट इतना नहीं बढ़ा। अगर आप लास्ट ईयर का देखें, उसकी उतनी परसेंटेज ग्रोथ नहीं है, क्योंकि पिछले साल 17% के आसपास ग्रोथ थी और अब जो ग्रोथ है हमारी 7% के आसपास ग्रोथ है। तो जीएसटी में भी कलेक्शन हमारा अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज, ओवरऑल तो बढ़ा है पर परसेंटेज वाइज थोड़ा सा कम हुआ है। इन द सेम वे अगर इनकम टैक्स में भी अगर देखा जाए कि लास्ट टाइम क्या किया था, गवर्नमेंट ने एकदम ज्यादा स्लैब बढ़ा दिए थे, उसकी वजह से हमें ये लगता था कि हमारी कलेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगी, लोग ज्यादा आएंगे और लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और लेकिन अगर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनकम टैक्स में भी उनकी जो कलेक्शन है गवर्नमेंट की वो कम हुई है, परसेंटेज वाइज, नॉट इन टोटल। अगर वो परसेंटेज कम होती है तो ग्रोथ उस तरह से नहीं हो पाई। इसलिए गवर्नमेंट को अभी भी ये देखना होगा, अगर वो स्लैब बढ़ाएगी तो बढ़ता रहेगा वो तो ठीक है, बट जो कलेक्शन है उसकी तरफ ध्यान देना होगा कि वो ज्यादा कलेक्शन हो, और वो कलेक्शन तब होगा जब वो ज्यादा लोग इनकम टैक्स पेई होंगे। क्योंकि हमारे जो इंडिया में जो टैक्स पेइंग का सिस्टम है वो बिजनेसमैन में बहुत अलग है। सैलरीड पर्सन का तो कुछ नहीं है, जो आ गया वो पे कर देता है, उसका इवन एट सोर्स ही डिडक्ट हो जाता है टीडीएस के रूप में। लेकिन बिजनेसमैन क्या होते हैं, जो हमारा जो अपना एक्सपीरियंस भी है और वैसे भी ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि बिजनेसमैन अपनी प्लानिंग करके चलता है, टैक्स प्लानिंग जो बनाता है, इनकम का उस पर खर्चे भी लग जाते हैं अननेसेसरीली, और वो करके अपनी इनकम को उस तरह से मैनेज करके चलता है। उसको गवर्नमेंट के एक पर्सनल वो अपने लेवल पे लेता है। लेकिन ठीक है भूपेंद्र जी, आ रही हूं मैं आपके पास। इस बीच बड़ी अपडेट तमाम दर्शकों तक साझा कर दें। सोने चांदी के दाम में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। अभी भी आज भी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी में 17,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, सोने में 9,000 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। सोना 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। चांदी 2,74,000 रुपए ट्रेंड कर रही है। बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं, ये बेहद बड़ी खबर है। चांदी 2,74,000 रुपए प्रति किलो। और अगर सोने की बात की जाए तो सोने के दाम में भी कमी दर्ज की गई है। सोने चांदी के दामों में आज भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। चांदी 17,000 रुपए डाउन हुआ है, तो सोने की बात करें सोना 9,000 रुपए डाउन हुआ है। भूपेंद्र पाल जी कैसे देखते हैं सर इस खबर को? देखिए ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपके पास मैं आ रही हूं भूपेंद्र जी, आप चाहें तो बोलते भी रह सकते हैं, लेकिन इस बीच तमाम दर्शकों को बता रहे हैं राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें, जहां पर निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करती हुई, देखिए ये मुलाकात हुई है, बात हुई है। और इस बीच अब कुछ ही देर के बाद बजट की अनुमति लेते हैं। इन शॉर्ट मतलब आप ये जो पूरा सिनेरियो देख रहे हैं, पूरी तस्वीर देख रहे हैं, उसका जो मर्म है वो ये है, वित्त मंत्री जाती हैं राष्ट्रपति के पास और उनसे परमिशन लेती हैं कि भाई हम जा रहे हैं बजट पेश करने के लिए। और इस बीच चूंकि राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक हैं, सर्विस सर्वा हैं, वो अनुमति देती हैं बजट की। बजट की अनुमति के बाद दही चीनी खिलाती हैं और फिर उसके बाद बजट पेश किया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ब्रीफ करती हुई कि इस बजट में हम क्या कुछ नवाचार लेकर के आ रहे हैं, किस पर हमारा फोकस रहने वाला है, किस तरीके से हम चेंजेस लेकर के आएंगे, तमाम बातों से रूबरू कराती हुई। और इस बार का जो बजट है वो कई मायनों में बेहद खास है, वो आपको समझना चाहिए। सबसे पहला तो खास इसलिए है, एप्लीकेशन पर आपको दस्तावेज सारे मौजूद मिलेंगे। और दूसरा विषय ये कि कर्तव्य भवन जो नया बना है वहीं पर वित्त मंत्रालय शिफ्ट हो गया, तो आज अपने ऑफिशियल ऑफिस से
निकल करके वित्त मंत्री राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं और वहां पर परमिशन ले रही हैं। भूपेंद्र जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। सर, क्वेश्चन हम लगातार इसी बात पे कर रहे थे, मिडिल क्लास प्लस हम टैक्स पेयर्स की बात कर रहे थे। ये मिडिल क्लास के लिए अगर गवर्नमेंट को एक स्लैब, वैसे तो लास्ट टाइम बढ़ा दिया था, लेकिन इस बार भी कुछ ना कुछ स्लैब बढ़ाना चाहिए, ताकि मिडिल क्लास को, क्योंकि महंगाई भी बढ़ती जाती है और उसमें उनको मिडिल क्लास के लिए ज्यादा बेनिफिट देना होगा, तभी बजट को हम आम लोगों का बजट बोलेंगे। दूसरी बात आपने बोला था कि चांदी और सोना, चांदी और सोना में, चांदी में क्या है, लोग रेट एकदम बढ़ा है और इसकी वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि चांदी को इंडस्ट्रियल यूज में होने लग गई है। भाई पहले भी होती थी, पर पता नहीं अब ज्यादा हो गई है। चांदी का एकदम रेट बढ़ा है, सोने का भी रेट बढ़ता जा रहा है। और आज डाउन इसलिए है क्योंकि बजट से कुछ एक्सपेक्टेशंस है। एक बार डाउन आता है, ये नॉर्मल टेंडेंसी होती है, चाहे शेयर मार्केट है, चाहे सोना या चांदी है। और जब भी बजट आना होता है वो एक बार डाउन होता है, उसके बाद बजट का रुख देखा जाता है। अगर बजट अच्छा आता है, वो लोगों के लिए बढ़िया है, तो शेयर मार्केट का रेट भी बढ़ जाता है, गोल्ड का भी बढ़ जाता है, सिल्वर का भी बढ़ जाता है, तो कमोडिटी और ये सब बढ़ जाते हैं। और अगर बजट फ्रेंडली नहीं होता तो ये मार्केट डाउन आ जाती है। और नॉर्मली ये ऐसा ट्रेंड हर बजट में होता है। ऐसा ट्रेंड लगभग हर बजट में रहता है। रतेंद्र माथुर जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, भूपेंद्र जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि आम लोगों को रिलैक्सेशन देना चाहिए टैक्स स्लैब में भी, और वो रिजीम बढ़नी चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या हम अभी मौजूदा समय के अंदर इस कंडीशन में है कि हम लोगों को रिलैक्सेशन दे पाएं? क्योंकि अभी मैं कुछ दिनों पहले स्टडी कर रही थी, उसमें मैंने ये देखा कि अदर कंट्रीज के कंपैरेटिवली इंडिया की जो करेंसी है वो डॉलर के कंपैरेटिवली वीक हुई है और लगातार वीक हो रही है। तो क्या हम उस कंडीशन में हैं? एक तरफ हमें अपने जो उद्योग हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है, एआई सेक्टर में हमको बूम करना है, वहां पर भी हमको अपने आप को इस्टेब्लिश करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, प्लस हम लोगों को क्या रिलैक्सेशन देने की कंडीशन में है क्या? अच्छा, ये जो हमारे भूपेंद्र जी ने बोला, मैं भी उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। टैक्सेस को सर, आपकी आवाज में थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है। मैं कहूंगी मेरे जो सहयोगी हैं उनसे कि एक बार फिर से आपको कनेक्ट करें। सर, मैं इसी क्वेश्चन के साथ में मनोज जी आपके पास जाऊंगी कि क्या इंडिया की जो गवर्नमेंट है या भारत सरकार है, जो जिसकी तरफ उम्मीदों की नज़र से मिडिल क्लास से लेकर के पूरा देश, लगभग हर वर्ग देख रहा है, तो क्या भारत सरकार आज इस कंडीशन में है कि हम लोगों को अभी रिलैक्सेशन दे सकते हैं टैक्सेशन में? आप सही बताएं, मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी सेक्शंस के लोग हो, यूथ हो, चाहे सैलरीड क्लास हो, वुमेन हो, सभी जो है ह्यूज एक्सपेक्टेशन जो है सरकार पे लगाई हुई है। जिस तरह से अगर महिलाओं की अगर हम बात करें तो जिस तरह से प्राइसेस जो है जो बढ़ा है एसेंशियल कमोडिटीज का, चाहे फूड का अगर ले लें, चाहे होम रिलेटेड जो भी इश्यूज हो, आइटम्स हो, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा दाम बढ़ गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको लेकर के मुझे लग रहा है कि महिलाओं को ध्यान में रखते हुए जो ऑलवेज वो चाहती हैं कि कम से कम हाउस का जो है खर्चा कम से कम रहे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार को इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि रशिया से पेट्रोल जो है आयात किया गया, लेकिन जो भी फायदा हुआ वो आम आदमी तक मुझे लगता है नहीं पहुंच पाया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से फ्यूल का अगर दाम अगर बढ़ता है या 100 से के आसपास है, तो इससे जो है सभी कमोडिटीज का जो है ऑटोमेटिक जो है रेट बढ़ जाता है। और जीएसटी हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है, लेकिन इससे जो आम सभी का आपके पॉकेट से ही पैसा गया, तभी तो जीएसटी बढ़ा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कम से कम लोगों का पैसा जाए। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को जो फूड ग्रेन्स दिया जा रहा है, उसको किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उसको किस तरह से, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की अगर हम बात करें, स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार को इस एरिया में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर रूरल एरियाज में, चाहे जो अंडर डेवलप्ड स्टेट हैं, वहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अगर बढ़ता है, लोगों को रोजगार मिलता है, तो वो खुद एम्पावर्ड होंगे। तो आज जो हम लोग फूड ग्रेन्स में खर्चा कर पा रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को जो हम लोग
फूड ग्रेन्स दे रहे हैं उस पे हम लोग कम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी सेक्शंस के लोगों पे ह्यूज एक्सपेक्टेशन है कि किस तरह से उनके कंसर्न को एड्रेस करें इस बजट में। और जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी इशू है हमारे यहाँ, इसको लेकर के भी अगर हम इंडस्ट्री से अगर बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे पास स्किल्ड जो यूथ है वो नहीं मिल पाता है। वो ढूंढते हैं कि स्किल्ड लोग मिले उनको। जो ग्रेजुएट होता है वो सिंपल ग्रेजुएट होता है। हालांकि स्किल को लेकर के भी सरकार ने अप्रेंटिस का जो लास्ट ईयर उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, लेकिन जितना अचीव होना चाहिए मुझे लग वो रहा है नहीं कि हुआ, वो वो अचीव नहीं हुआ। नहीं हो पाया। इस लेकर के भी मुझे लग रहा है कि सरकार को ध्यान देने की जरूरत है कि स्किल डेवलपमेंट एक प्रोग्राम सरकार चला रही है, लेकिन वो अचीव क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या उसमें और इन्वेस्टर को आने की ग्राउंड जरूरत है? रियलिटी शायद क्या डिफरेंट लोकल है, ग्राउंड रियलिटी शायद डिफरेंट है, जिस पर हमें बात करनी चाहिए। शायद गवर्नमेंट की मंशा तो ठीक है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से नहीं हो पा रहा है शायद, मनोज जी, अगर मैं इसको ठीक तरीके से डिकोड कर पा रही हूँ। तो रितेंद्र जी के पास मैं वापस जाऊंगी। इस बीच बड़ी अपडेट सामने आ रही है, राष्ट्रपति से निर्मला सीतारमण की मुलाकात हुई है, बड़ी खबर। वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंप दी है। सुबह 11 बजे बजट का पिटारा खुल जाएगा। निर्मला सीतारमण का रिकॉर्ड ये नवा बजट है जो कि वो एज अ वित्त मंत्री पेश करने जा रही हैं। निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री जिन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बजट की कॉपी थमा दी है। रितेंद्र जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। रितेंद्र जी, जितने ज्यादा आशान्वित होकर के हम बजट की तरफ देख रहे हैं, एक तरफ मनोज जी हैं, वो कह रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एक इतना बड़ा मसला है जिसको शायद गवर्नमेंट को अब एड्रेस करना ही होगा, किसी भी हाल में एड्रेस करना होगा, लेकिन उसके लिए स्किल्ड युवा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली बार अप्रेंटिस को लेकर के एक स्कीम इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन उसका जो ग्राउंड रियलिटी है वो हम सभी जानते हैं, उस तरीके से उसने कुछ असर दिखाया नहीं जितना असर उसका होना चाहिए था। क्या ये योजनाएं सिर्फ कह सकते हैं कि मैं अगर ग्राउंड की बात करूं, ग्राउंड पर मैंने जितना समझा है, हो सकता है कि आप और बेटर उसको इलैबोरेट कर पाए, उसको बता पाए। योजनाएं आ तो रही हैं, सरकार लोगों तक एग्जैक्टली वो संदेश अपना शायद पहुंचा नहीं पा रही है, वो उतना वोकल ग्राउंड पर नहीं है जितना होना चाहिए, और जिनको नीड है वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। शायद इसके लिए भी कुछ होना चाहिए क्या? बिल्कुल, जैसे देखिए शिक्षा व्यवस्था हमारी, उसके अंतर्गत आप जाएं तो कोई स्किल वर्किंग हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं। बच्चे जाते हैं तो स्कूल से पढ़ते हैं, तो पढ़ाई तो एक चीज है, जब तक पढ़ोगे नहीं तो आगे और काम कैसे करोगे? अपन लिखना ठीक से नहीं सिखा पाते हैं, उसके बाद फिर वो जो पढ़ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं? कि अगर कोई किसी मॉडल के ऊपर या कोई ऐसी चीज बनाना चाह रहे हैं जो आगे जाके सारे समाज को, दो लोगों को मदद मिल सके, तो कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों में डेवलप नहीं हो रहा है। तो ये चीज के लिए हमको शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत आरंभिक स्तर पर ये सुधार शुरू करना पड़ेगा, जिससे बच्चे स्कूल कॉलेज में आए तो उनका दिमाग इस दिशा में चलने लग जाए, यहाँ पे हमें टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग क्या, वो रिजिडिटी बहुत सारी अभी भी है, टेक्निकल रिजिडिटी भी बहुत सारी है। इंग्लैंड में ऐसा होता है तो हमारे भी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। इंग्लैंड हो रहा है, इंग्लैंड में अपनी कंडीशन वो चीज बनाई तो उसके सामने ऐसा हो रहा है, यूरोप में ऐसा हो रहा है, पर हम उसको जैसे जो बच्चे हमारे भवन निर्माण के काम में लग रहे हैं, वो बेचारे चलिए थोड़ा हथौड़ा मिला, थोड़ा मारना है तो उनका गुरु स्टार्ट टीचर हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा, उस्ताद कहते हैं वो कभी ऐसे नहीं प्लम्बिंग में एक्सपर्ट एक आदमी जो थोड़ा जानता है, 40 साल का अनुभव, वो सीख रहा है। ऐसा नहीं कि वो खुद भी स्किल नहीं था, पर उसने कर करके सीखा, करता सीखता आदमी वैसे ही है। पर ये कि एक उसके लिए एक व्यवस्था पूरी बनी रहे कि हाँ भाई जो बच्चे पढ़ने आए ये चीज हो, जैसे आईटी के अंदर आईटीआई जो है उसके अंदर सिखाया जाता है, तो आईटीआई के एक्सपर्ट है तो आईटीआई के निर्माण और होना चाहिए, जैसे बच्चों को आईटीआई पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, बच्चे हर बच्चे पढ़े तो साइंस की, विज्ञान की लाइन में जाता है और विज्ञान की लाइन में भी जाता है, जाना चाहता है, उसके सामने भी कुछ हो तो उसको कुछ तो हाथ की चीज पता हो करना। पहले हमारे साथ हथकरघा हमारे यहाँ कैसा उद्योग था, तो हमारे लोग इस प्रकार की चीज जानते थे, कोई बुनकर होते थे,
कोई कृषि इंडस्ट्री हमारी ध्यान नहीं दे रहा है, उसके अंदर हम स्किल्ड लोगों को पैदा करें। और दूसरा खाद फंड और जो पेस्टिसाइड जो हमारे अब जो हम केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं वो बहुत हानिकारक है। हमारी सब्जियां खाने में गंदगी जाती है, बीमारियां फैलती हैं। ये सब चीजों से बचने के लिए हमारे पास पूरी ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स हैं, पर हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोर पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती हो रही है कि हमारी जो कोर जैसे अब आज निर्मला सीतारमण जी आ रही है, दही और शक्कर खा रहे थे, एक परंपरा है हमारे यहाँ की, उसके अंतर्गत शुभ काम करने जा रहा है तो दही शक्कर खा के जाता है आदमी, तो वो पसंद कर रहे हैं उस चीज को। तो ऐसी चीज जो हमें इसमें भी बाकी चीजों में करना चाहिए, परंपरागत रूप से हमारी जो कोर इंडस्ट्री है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना बहुत जरूरी है। इस समय हम चाहें कि भी इंग्लैंड में, यूरोप में, अमेरिका में क्या चाहिए हम भी वो बना के देंगे, तो हमें उनमें कोई फर्क नहीं, फिर हम उनके पीछे रहेंगे। तो हम आर्थिक रूप से संपन्न देशों में या अग्रणी देशों में कैसे आएंगे? बिल्कुल। जैसे चाइना के साथ भी वही हो रहा है कि वही जो यूरोप चाहता था, वो जो अमेरिका चाहता है, उसको बना रहे हैं वो लोग। तो उनको दबा कर खड़ा कर देता कि भाई तुमसे 300% टैरिफ लगाए जाएंगे। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि चीन को धमका के उनको सीधा कर दे, अमेरिका को, या तुम पे टैक्स लगाओगे तो हम तुम्हारे फिर ये इलाज करेंगे, हम तुम्हें माल की सप्लाई बंद कर देंगे। ये हिम्मत नहीं कर पाते ये लोग। आपके अंदर जब तक हिम्मत नहीं आएगी, दुनिया आपको अपने ढंग से चलाएगी। ये बहुत अच्छी बात है रितेंद्र जी, आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि वो चीजें जिसकी जरूरत मार्केट को है, हम मार्केट पॉजिटिव अपने आप को बनाएं, वो बात ठीक है, लेकिन हमारी जो क्वालिटीज हैं हमें उन पर भी फोकस करना चाहिए ताकि वो हमें लीग से अलग दिखाए। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बोली है रितेंद्र जी। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, अब मैं खेती किसानी पर आती हूँ और साफ तौर पर रितेंद्र जी ने जिस बात का जिक्र किया है, भारत की जो आत्मा है, जो कोर हमारी इंडस्ट्रीज रही हैं, फिर चाहे मैं हथकरघा उद्योग की बात कर लूं या मिलेट्स की बात कर लूं, मिलेट्स को जिस तरीके से इंडिया ने प्रमोट करना स्टार्ट किया, हमने गिफ्ट रैपिंग स्टार्ट करी मिलेट्स की। कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि बाजरा, जो मुझे ध्यान आता है, मेरी दादी कहती थी कि बाजरा भैया, जब बहुत खराब दिन था हम बाजरा खाते थे। तो बाजरा आज देखिए देखने को नहीं मिल रहा है और उसको हम गिफ्ट रैप करके हम अपने पड़ोसी मुल्क को दे रहे हैं कि भाई ये आप जो है कंज्यूम कीजिए, ये हेल्दी फॉर हेल्थ है। और उसकी हमने मार्केटिंग सीखी है। तो क्या ये स्किल और ज्यादा इंडिया को टाइम लीड अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी, और उसके लिए इंडिया क्या कर रहा है? क्योंकि आर्थिक सर्वेक्षण जब रिपोर्ट पेश करी थी निर्मला सीतारमण ने सदन के पटल पर, तो उसमें उसकी झलक मिली थी कि अन्नदाता किसानों पर फोकस होगा, प्लस जो इंडिया की जो कोर इंडस्ट्रीज हैं उन पर भी वो फोकस करने वाले हैं, वहां से लग रहा था। आप सही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर का स्पेशल फोकस होगा एग्रीकल्चर को लेकर के और हॉर्टिकल्चर को लेकर के। जिस तरह से सरकार का ये रहा है कि नेचुरल फार्मिंग को किस तरह से जो है एनकरेज किया जाए फार्मर्स के बीच में, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स को लेकर के भी सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एरिया में इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो चाहे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो, इसमें ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार को स्पेशल इस पे ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से सभी सरकार का ये आजकल देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, और जहाँ जो जो भी स्टेट्स हैं वहाँ पे नेचुरल फार्मिंग को लेकर के बहुत ही एम्फेसिस किया जा रहा है। जिस तरह से सरकार ने, जैसे हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ पे सभी क्रॉप्स को लेकर के क्लेम किया जा रहा है कि वहाँ एमएसपी दिया जा रहा है। 24 क्रॉप्स ऐसे हैं जहाँ पे एमएसपी दिया जा रहा है। इसी तरह से जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे किस तरह से जो है एग्रीकल्चर को और फ्रेंडली बनाया जाए, लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो, प्रॉफिटेबल हो, इसको लेकर के सरकार जो है कोशिश बहुत कर रही है, लेकिन ग्राउंड पे अगर जाएं तो उतना अभी दिख नहीं पा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार को एग्रीकल्चर एरिया में जो और हॉर्टिकल्चर एक बूमिंग इंडस्ट्री है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि ट्रंप ने जो है टैरिफ लगाया और वो भारत सरकार पे वो प्रेशर दे रहे थे कि आप डेयरी सेक्टर को जो है अमेरिका को आप ओपन कर दें, ताकि वहाँ के लोग जो है जो भी डेयरी सेक्टर में जितने भी आइटम्स बनता है वो इंडिया में आकर के उसको एक्सपोर्ट कर सके। तो इससे जो है हमारा एक डेयरी सेक्टर का जो इंडस्ट्रीज था वो जिसमें फार्मर्स का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है सरकार ने कमांडेबल डिसीजन लिया और अमेरिका के प्रेशर में ना आकर के जो अपना एक इंडिपेंडेंट
व्यू था उन्होंने जारी रखा। उन्होंने फार्मर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए फॉरेन के प्रेशर में नहीं आया। हालांकि अब जो है हमारा ईयू और ईयू से जो है हमारा समझौता हो रहा है, एफटीए पे बात चल रही है और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि इस एरिया में और आगे बढ़ेगा। इससे जो है अमेरिका पे भी दबाव बनेगा। एक चीज़ और एरिया में बोलना चाहूँगा कि जो मिडिल क्लास एरिया है, मिडिल क्लास को भी मुझे लग रहा है कि जो अर्बन में रहते हैं उन पे भी जो है सरकार का फोकस रहेगा। जिस तरह से अगर हम हाउसिंग की बात कर सकें, अफोर्डेबल हाउसिंग हो, इसको लेकर के मुझे लग रहा है कि सरकार को कोई स्कीम लेकर के आएगी, ताकि जो सिटीज में रहते हैं, जो मान ले मिडिल क्लास लोग हैं, उनको इस तरह से जो है घर मिल पाए। इसको लेकर के भी मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार का स्पेशल ध्यान रहेगा। इसके साथ बिल्कुल साथ जो है वो मनोज जी, जिस सिटीज दौरान में आप और तमाम जानकारी इंफ्रास्ट्रक्चर। दे रहे हैं उस बीच हम तमाम दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन के बाहर से सभी को बजट दिखाती हुई और कहती हुई कि भाई अब ये उम्मीदों का बजट का पिटारा बस चंद ही मिनटों के बाद खुलने वाला है, और चेहरे पर एक मुस्कान, क्योंकि देखिए यही वो क्षण है, यही वो मौका है। निर्मला सीतारमण इस बात को बहुत अच्छे से समझती हैं कि पूरा देश इसी क्षण का इंतजार कर रहा होता है। पूरा मार्केट जो है वो इस समय रिलैक्स मोड में है और इंतजार कर रहा है, खलबली है अंदर ही अंदर, भले ही वो रिलैक्स नजर आए लेकिन खलबली है अंदर ही अंदर कि भाई अब क्या, बजट में क्या। सभी बैठे हुए हैं और लगातार इसी पर मंथन चल रहा है कि बजट में क्या कुछ मिल सकता है, क्या कुछ वो नवाचार हो सकते हैं जिसकी शायद देश को ज़रूरत है, जिसकी देश के युवाओं को ज़रूरत है, बच्चों को ज़रूरत है और देश के भविष्य अन्नदाता किसानों को ज़रूरत है। मनोज जी, ओवर टू यू हाँ, सर। मुझे यही मैं बोलना चाहता था कि जो बायर्स हैं, जो मिडिल क्लास जो बायर्स हैं, उनका पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, और सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े और बायर्स को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे भी सरकार का ध्यान होगा कि जो इकोनॉमी का जो एक स्ट्रॉन्ग कहा जा सकता है वो मिडिल क्लास होता है। और मिडिल क्लास का एस्पिरेशन जो है बहुत हाई होता है। आप देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो रूरल एरियाज में भी जो मिडिल क्लास होते हैं, चाहे एजुकेशन के लिए हो, चाहे हेल्थ के लिए, वो सिटीज़ की ओर जाते हैं। और एजुकेशन के साथ साथ जब वहाँ पे जॉब भी हो जाता है तो उनके लिए घर सबसे पहले ये होता है कि वो मकान किस तरह से वहाँ पे ले और जॉब सिक्योरिटी हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मकान को लेकर के, हालांकि सभी सरकार कोशिश करती है, स्टेट गवर्नमेंट कोशिश करती है कि अफोर्डेबल रेट पे जो है आम आदमी को, चाहे मिडिल क्लास को जो है मकान मिले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस एरिया में भी सरकार का ध्यान रहेगा। इसके साथ साथ जो आप हम लोग देख ही रहे हैं कि जो इलेक्शन हो रहा है 5 स्टेट्स में, तो इस पे लगता है, मुझे लगता है कि ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ आए, इंडिया में आए, जैसे डिफेंस सेक्टर की हम लोगों ने चर्चा की है, इसको लेकर के भी सरकार का ध्यान रहेगा कि जिस तरह से अस्थिर अभी वर्ल्ड है, हम देख रहे हैं कि कंट्रीज जो है जैसे रशिया हो गया, यूक्रेन में चल ही रहा है, ईरान अमेरिका में भी चल ही रहा है, तो वेनेजुएला में हम लोगों ने देखा ही। तो अभी अस्थिर बिल्कुल। वर्ल्ड है, इसको लेकर के भी मुझे भूपेंद्र ऐसा जी लग के रहा है पास में कि जाऊंगी। डिफेंस बिल्कुल को बिल्कुल सेक्टर सर, और नहीं। आपकी तमाम बातें जो है बिल्कुल करेक्ट हैं सर। भूपेंद्र जी के पास में जाऊंगी। भूपेंद्र जी, मैं जो एक अगला फोकस है, शायद गवर्नमेंट का भी वो अगला फोकस है और शायद हमें डिस्कशन में भी वो अपना अगला फोकस रखना चाहिए, ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इंडिया लगातार देख रहा है, क्योंकि हम समझते हैं कि जिस तरीके से एनर्जी का कंजप्शन बढ़ा है, प्लस हमें एनर्जी की ज़रूरत भी, चाहे इंडस्ट्रियल मार्केट की बात कर ली जाए या फिर डेली कंजप्शंस की बात कर ली जाए, ऊर्जा का कंजप्शन बढ़ रहा है जैसे जैसे उसके उपभोक्ता बढ़ रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी प्लस कन्वर्टेबल एनर्जी, इन दोनों की तरफ लग रहा था आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से कि उस पर फोकस रह सकता है गवर्नमेंट का, और रहता है तो किस तरीके से रह सकता है और उसमें किस तरीके के नवाचार हो सकते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं सर? एनर्जी की हर सेक्टर में हमें जरूरत रहती है। इवन अगर आप लेते हैं हाउस होल्ड से लेके इंडस्ट्री तक हमारे को एनर्जी की जरूरत है। और एनर्जी में जो एनर्जी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, पेट्रोल,
या कोल, इनसे अगर वो एनर्जी क्रिएट होती है जो कि जिनसे पोल्यूशन भी होता है, उसकी बजाय अगर हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाते हैं, ग्रीन ग्रीन एनर्जी में हमारा एक पोल्यूशन लेवल भी कम होता है, लोगों की हेल्थ पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। एक तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड इसका सोर्स जो है फ्री है, वो फ्री वाला जो सोर्स होता है तो उसकी कॉस्ट कम हमें लगती है। तो ग्रीन एनर्जी की तरफ अगर गवर्नमेंट ज्यादा ध्यान देती है तो इसके हमारे को ओवरऑल बेनिफिट मिलते हैं, आम पब्लिक को भी मिलेंगे, गवर्नमेंट को भी मिलेंगे। और इस ग्रीन एनर्जी की तरफ अगर थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान दिया जाए तो ग्रीन एनर्जी में हमें बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है, और उसकी वजह से हमारा आम लोगों का विकास भी होगा और इंडस्ट्री का विकास भी होगा और गवर्नमेंट को इसका बेनिफिट भी मिलेगा। बिल्कुल, लोगों को इसका बेनिफिट भी मिल सकता है। लेकिन सर, अगर मैं बात करूं रिन्यूएबल एनर्जी की, तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं वही ज़्यादा काम कर रहे हैं। उससे लोगों को कैसे कनेक्ट किया जाए, कैसे उनका आह्वान किया जाए, छोटे उद्यमियों का कैसे आह्वान किया जाए? क्या इस दिशा में भी कुछ नवाचार हो सकते हैं क्या? इसके लिए गवर्नमेंट को भी एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और जैसे कुछ तो गवर्नमेंट कर भी रही है, सब्सिडी के रूप में उनको देती है। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, घरों में भी अगर कोई वो है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने सब्सिडी का प्रोविजन रखा हुआ है। बट उसके लिए एडवर्टीजमेंट लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके लिए जागरूक करना होगा, और जागरूक जैसे होगा सब्सिडी मिलेगी, इनके बेनिफिट्स अगर पता चले गए और हर एक को जिस बेनिफिट मिलेगा तो उस बिल्कुल। भूपेंद्र जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। इस बीच अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। जिस सरकार से कोई उम्मीद नहीं, उसके बजट से क्या उम्मीद होगी? और पिछले तमाम बजटों में देखने को मिला है, ये बजट 1/20 लोगों के लिए बनता है, यानी 5% लोगों के साथ। और आज सरकार को ये भी सोचना चाहिए पीछे मुड़ करके कि जो जो वादे उन्होंने किए थे अपने घोषणा पत्र में, क्या उन पे खरे उतरे हैं? स्मार्ट सिटी बनाने के बहाने जो स्मार्ट सिटी पे पैसा खर्च हुआ, और जिस इंदौर शहर को सबसे ज्यादा प्राइज मिले थे सफाई को लेकर के, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के, और सोचिए वहां लोगों की कैसे जान चली गई, गंदा पानी पिलाया गया जिसकी वजह से जान चली गई। तो जिस सरकार से उम्मीद नहीं, उस सरकार के बजट से क्या उम्मीद? और हर बार का बजट 1/20 के लिए बनता है। जो सरकार गरीबों की प्रति व्यक्ति आय ना बता पा रही हो, कह रहे हमने इतने लोगों को, गरीब लोगों को जोड़ दिया है खाने से, पीडीएस सिस्टम से, तो उस क्या है पर कैपिटा इनकम? और दिल्ली जैसे शहर में अगर बारिश ना हो, सोचिए आप, दिल्ली जैसे शहर में अगर बारिश ना हो तो आप सांस नहीं ले सकते। AQI, और दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे सोचिए क्या सवाल खड़ा हो गया वहां सवाल खड़ा हुआ कि पर कैपिटा इनकम, और आपके देश की हवा ही नहीं ठीक है जिसकी वजह से जान जा रही है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आना है। तो इन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। जिस सरकार से ही उम्मीद नहीं है, उसके बजट से क्या उम्मीद होगी? और फोटो के देखिए, अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। अखिलेश यादव साफ तौर पर काफी ज्यादा निराश नजर आ रहे हैं। रितेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। रितेंद्र माथुर जी, कैसे देखते हैं आप? अखिलेश यादव ने तो साफ तौर पर कह दिया कि जो सरकार प्रति व्यक्ति आय ना बता पाए व्यक्ति की, और साफ तौर पर उन्होंने AQI का भी जिक्र किया है और दिल्ली की हवा का जिक्र किया है, और कहा है कि इन्वेस्टमेंट आएगा कैसे जब यहाँ की आबो हवा ही ठीक नहीं है। तो और जिस सरकार से उम्मीद नहीं, उसके बजट से क्या उम्मीद लगाएं? तो काफी ज्यादा निराश नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव। उठाए, ये उठाए जाने चाहिए, क्योंकि देखिए ऐसा है कि अगर स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है तो आपका काम खराब होगा। आज आप जैसे चैनल पे आके काम प्रोग्राम दे रहे हैं, मैं बैठा हूँ, तो हम सब बैठे बात कर रहे हैं कि स्वास्थ्य हमारा ठीक है। अब बीमार हो तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ता है। अर्थशास्त्र के अंदर कर रही है, तो उनका प्रश्न अच्छा उठा उन्होंने। पीने का पानी है, पीने के पानी का स्मार्ट सिटी बना रहे हो, तो पीने का पानी का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उसकी pH वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसके ऊपर आप कोई चर्चा नहीं कर सकते। देश के अंदर आप पीने का पानी अगर अच्छा नहीं दोगे आदमी को,
तो उसका स्वास्थ्य खराब रहेगा। हर शहर के सामने जब बात होनी चाहिए उसको पीने का पानी कैसे लोगों को देना है, और जो नल से आ रहा है पानी वो गड़बड़ खराब कैसे आ रहा है, उसको जरूरी है। क्या जरूरत उन चीजों की जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं समय उस वक्त उसको हो जाएगा तो हम भी कर रहा हो जाएंगे। और एक प्रश्न उन्होंने उठाया है कि लोगों का सर आपकी आवाज में थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। मनोज जी, मैं अखिलेश यादव के सवाल के साथ आप ही के पास आ रही हूँ। सर, विपक्ष काफी ज्यादा निराश है, हालांकि देश बहुत ही आशावादी नजरों के साथ में बजट की तरफ देख रही है, लेकिन विपक्ष का साफ तौर पर कहना है विपक्ष काफी निराश नजर आ रहा है अखिलेश यादव को। अभी आप भी सुन रहे होंगे। सर आप सही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से रिसेंट डेज में हम लोगों ने देखा कि पॉल्यूशन को लेकर के कितना हाई तौबा मचाया गया, स्पेशली दिल्ली में भी देखा गया कि एक फॉरेन प्लेयर थे, वो बोले कि मैं अभी दिल्ली में नहीं खेलूंगा क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है एक बैड मैसेज जाता है वर्ल्ड फोरम पे भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वच्छता मिशन जो था सरकार का, इसको लेकर के और आगे बढ़े, और इसको लेकर के मुझे लग रहा है कि सरकार का ध्यान रहेगा। पॉल्यूशन पे मुझे लग रहा है इस बार बजट में जरूर होना चाहिए कि पॉल्यूशन कंट्रोल को। अगर आप पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, आप तमाम चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बजटिंग में इशू नहीं है। इशूज जो ज़्यादा से ज़्यादा इशू है वो उसके इम्प्लीमेंटेशन में है, उस पर काम करना चाहिए, और वो बजट का पार्ट भी शायद नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप तीनों ही हमारे साथ में जुड़े और अहम जानकारी, अहम पहलू आपने साझा किए। इस बजट की संभावित उम्मीदें क्या हो सकती हैं? देखिए, हम लगातार डिस्कशन इसी बात पर कर रहे हैं कि आखिरकार बजट के पिटारे से निकलेगा क्या, और आम आदमी यानी कि आपकी उम्मीदें क्या है? आप चाहते हैं किसान सम्मान निधि में वृद्धि हो जाए, आप चाहते हैं टैक्स स्लैब में रिलैक्सेशन आ जाए, आप चाहते हैं कि आपके घर का जो खर्चा है, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो या फिर मसालों की कीमत, उसमें भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन आना चाहिए। यानी कि घर की गृहिणी से लेकर स्कूल जाने वाले बच्चे तक हर एक व्यक्ति चाहता है उसके बस्ते के बजट में भी कमी आए और घर की रसोई के बजट में भी कमी आए। लेकिन सरकार के ऊपर बड़ा दारोमदार है, क्योंकि सरकार को कंपटीशन अन्य देशों के साथ भी करना है और अपने लोगों की उम्मीदों को पूरा भी करना है। तो कैसे आशाओं को पूरा करेगा ये बजट, इसी पर हम डिस्कशन लगातार कर रहे हैं।